4 चरण बीत चुके हैं और सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आज लखनऊ में इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव संग प्रेस वार्ता में ऐलान किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो 5 नहीं 10 किलो राशन दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ यूपी के अखाड़े में खड़गे के आते ही सीएम योगी ने उन्हें घेर लिया। सीएम योगी ने खड़गे और गठबंधन नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि ये चुनाव ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि ये चुनाव राम भक्त बना रामद्रोहियों का है। राम भक्तों पर जब गोली चली तब राज्य में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस गरीबों की बात करती है, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस को गरीबों की नहीं परिवार की चिंता है। सीएम योगी के इस पलटवार के बाद यूपी का सियासी पारा और हाई हो गया है। ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। 4 चरणों का रण पूरा हो चुका है। 5वें चरण की लड़ाई तेज हो गई है। फिर एक बार और इसी बीच सीएम योगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? मटन चिकन की बात वो करे, हम नहीं करें। एक और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा तो दूसरी ओर सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखे। यूपीए सरकार ने पहले ही रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी की कमेटी गठित करके ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। ये शरारत फिर से करेंगे और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस इंडी गठबंधन को जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता है और उस प्रकार के दस्तावेज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इनको एक सिरे से खारिज करना चाहिए। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ तक भी बोले कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला देखो आपके पास अगर घर में 2, अहमदाबाद में मैं भी था वहां, मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे। उन्होंने बोले देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को दे दो। दोनों नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग यही नहीं थमी, बल्कि लड़ाई धर्म, जाति और नफरत की सियासत तक पहुंच गई। भला ऐसे मुद्दों पर सीएम योगी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे को करारा जवाब दिया। सीएम योगी का कहना है कि कांग्रेस नफरत फैला रही है, कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, जाति और धर्म में लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पुण्य क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। और गालियां तो भरपूर देते हमको, जितना कांग्रेस को गालियां देते, मैं समझता हूँ राम का नाम भी उन्होंने उतना नहीं लिया होगा जितना हमारे को गालियां देने में। कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और फिर बाद में बचा कुचा रहे तो प्रियंका गांधी को और मेरे को भी शामिल कर लेते हैं। सीएम योगी और मल्लिकार्जुन के बीच वार पलटवार का दौर आरक्षण से मटन, मंगलसूत्र और आस्था तक भी पहुंचा। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को मुद्दे से भटकाने की बात कही, वहीं सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अगर कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन आएगा तो ये राम विरोधी है,
ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है? यह देश के आरक्षण, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं? ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहेंगे। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है। दरअसल सीएम इसलिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगातार हमलावर नजर आए क्योंकि खड़गे के ये सभी बयान राजधानी लखनऊ से सामने आए। मौका था इंडिया वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसी दौरान अखिलेश यादव ने यूपी की 79 सीटें जीतने का दावा कर सबको हैरान कर दिया। 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कस करके मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को पुनः देश की सत्ता सौंप करके भारत को विकसित भारत बना करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। बहरहाल इंडिया ब्लॉक 79 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि उनके इस दावे पर अकेले योगी आदित्यनाथ की मोर्चाबंदी भारी पड़ती नजर आ रही है। देखना यह है कि ये जुबानी जंग कहां पर जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं यूपी की सियासत में बाहुबलियों के बोलबाले की। ये तस्वीर जो अभी हम आपको दिखाएंगे राजा भैया और उनके समर्थकों की है। कुंडा विधायक के प्रभाव वाली प्रतापगढ़ और कौशांबी सीटों पर समर्थन को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी, जिस पर राजा भैया ने विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि वो ना तो इधर है और ना ही उधर है, यानी बीजेपी या सपा किसी का भी समर्थन उन्हें नहीं है। उनके समर्थक स्वतंत्र हैं, जिसे चाहे लोकसभा चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ जौनपुर वाले बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजा भैया की तरफ हर दल निगाहें टिकाए हुए था, लेकिन अपने सैकड़ों समर्थकों के सामने जैसे ही राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला सुनाया, हर कोई दंग रह गया। क्योंकि राजा भैया कुंडा से विधायक है और कुंडा प्रतापगढ़ जिले में आता है, लेकिन उनका इलाका कौशांबी सीट का हिस्सा है, यानी राजा भैया का प्रभाव प्रतापगढ़ कौशांबी दोनों ही सीटों पर बराबर है। अब सवाल उठता है कि राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला क्यों किया, क्यों धनंजय सिंह बीजेपी के पाले में चले गए। इन सब पर देखिए ये रिपोर्ट। ना इंडिया के साथ ना एनडीए को समर्थन। चौबीस के चक्रव्यूह में राजा भैया की अलग धुन। ना इधर ना उधर, राजा भैया चले किधर। आसमान से सूरज आग उगल रहा है, लेकिन सूरज की गर्मी से भी तेज तपिश सियासी पारे की है, क्योंकि यूपी का सियासी पारा इतना हाई है कि मौसम वैज्ञानिक भी यहाँ के सियासी मूड को समझने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है राजा भैया। राजा भैया ने अपने बेती महल के परिसर में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो शामिल हुए थे। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे वो तमाम सारे जो उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं वो हैं। मीटिंग के दौरान राजा भैया ने इस बात का ऐलान किया है कि उनके कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, क्योंकि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। ना तो राजा भैया सपा को ही समर्थन करने वाले हैं, ना राजा भैया
भाजपा को ही समर्थन करने वाले हैं। कौशाम्बी में 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर छठे चरण में वोटिंग कराई जाएगी। सभी की नजरें राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। इस बीच राजा भैया ने किसी का भी समर्थन न करने का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया, या यूँ कहें कि वो सियासी संदेश दिया जिसे सिर्फ जनता और उनके समर्थक ही डिकोड कर पाएंगे। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहां कर। दरअसल पिछले कई दिनों से उनके बीजेपी को समर्थन देने के कयास लग रहे थे। बीजेपी कैंडिडेट ने राजा भैया से मुलाकात भी की थी। इसी बीच सपा कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज ने भी बेती राजमहल में हाजिरी लगाई और राजा भैया से मुलाकात कर समर्थन मांगा, जबकि बीजेपी की ओर से संजीव बालियान और कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर पहुंचे। दोनों दलों की मुलाकात ने राजा भैया को उपापों में डाल दिया, लेकिन जल्द ही मीडिया से मुखातिब हुए राजा भैया ने तटस्थ रहना चुना, यानी न इधर न उधर। अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। हर लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा और अहमद दोनों की सरकार ने। कौशाम्बी सीट से बीजेपी ने विनोद सोनकर और सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उतारा है। इसी तरह प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता और सपा से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। कौशाम्बी के दोनों प्रत्याशी और प्रतापगढ़ सीट के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल के साथ राजा भैया के रिश्ते जग जाहिर हैं। कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहे हैं, तो वहीं सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बात अगर विनोद सोनकर की करें तो विनोद सोनकर ने राजा भैया के विरोधी नेताओं को अपने पाले में रखा है। इसमें राजकुमारी रत्ना सिंह से लेकर शिव प्रसाद मिश्र सेनानी तक शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर संगम लाल गुप्ता की अगर बात करें तो संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ में अपनी अलग सियासत करते रहे हैं। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट उम्मीदवारों के साथ राजा भैया के रिश्ते 36 के हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि राजा भैया ने किसी को भी समर्थन न देकर जनता पर छोड़ दिया है। राजा भैया का जो कुंडा, जो उनकी भद्री रियासत है कुंडा में, वो जिले के तौर में प्रतापगढ़ में आता है और संसदीय सीट कौशाम्बी है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के जो समीकरण हैं, अगर उस पर गौर करेंगे तो कौशाम्बी में चाहे विनोद सोनकर हो या प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता, राजा भैया से 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। राजा भैया की पूरी कोशिश इसलिए भी रहेगी संतुलन साधने की कि वो किसी को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे और किसी के पक्ष में भी खड़े होना नहीं दिखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा पता है कि इन सीटों पर कोई बहुत किसी के पक्ष में ना तो बहुत ही हवा है, ना ही ऐसा हो रहा है कि कोई सत्ता बहुत बदलने की भी कोई बयार दिखाई दे रही है। पिछले दिनों राजा भैया की बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद कहा जाने लगा था कि राजा भैया कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके बावजूद राजा भैया का न्यूट्रल रहने का फैसला बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजा भैया के न्यूट्रल रहने के क्या कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल उठता है कि इतने बड़े जनबल वाले नेता ने इतने अहम चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला क्यों किया? क्यों राजा भैया किसी दल के साथ नहीं गए? इस कहानी को भी समझ लेते हैं, यानी खबर के संदर्भ और प्रसंग के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट राजा भैया के इस फैसले के पीछे कई वजहों को मानते हैं, जिसमें पहली वजह है कौशाम्बी के बीजेपी एसपी कैंडिडेट से उनका 36 का आंकड़ा होना, और इसी तरह प्रतापगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट संगम लाल भी राजा भैया के विरोधी खेमे के नेता हैं। और प्रतापगढ़ से ही समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज से भी राजा भैया का 36 का आंकड़ा है। इंद्रजीत सरोज तो राजा भैया के विरोधी गुट के नेताओं के साथ रहते हैं। अब भला ऐसे प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान राजा भैया कैसे कर सकते थे? अब दूसरी वजह की बात कर ली जाए। राजा भैया को डर है कि इससे उनका सियासी समीकरण बिगड़ सकता है।
क्योंकि जिस कुंडा से वो विधायक हैं वहां पासी यादव मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं और समाजवादी पार्टी ने कुर्मी पासी नेताओं को ही दोनों लोकसभा सीटों से उतारा है। और ऐसे में बीजेपी का समर्थन अगर राजा भैया करते हैं तो कुर्मी दलित वोटर्स के नाराज होने का डर है। और तीसरी वजह क्या है ये भी जान लेते हैं। बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर बहुत कम जाते हैं, जबकि राजा भैया की मुस्लिम यादवों के बीच में मजबूत पैठ है। बीजेपी को समर्थन करने पर मुस्लिम यादव वोटर राजा भैया से कट सकते हैं, ऐसा सियासी जानकारों का दावा है। जो भी हो, राजा भैया के न्यूट्रल रहने के फैसले ने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर खेल को और दिलचस्प बना दिया है। पांचवा चरण से ग्राउंड से ज्यादा जुबानी हमलों के दम पर लड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायबरेली में कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं, बल्कि इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। और इसी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा पलटवार किया। कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी देख सकता है। जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, होने जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ अभी विधानसभा का चुनाव हार करके आए हैं और श्री राहुल गांधी जी अमेठी में 2019 का लोकसभा चुनाव दीदी स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। वो अमेठी के भगोड़े हैं और रायबरेली में हार रहे हैं, वहाँ कमल खिल रहा है। कल रायबरेली मैं भी जा रहा हूँ और कांग्रेस का, सपा का, बसपा का यूपी में खाता ही नहीं खुल रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप में से कोई भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख सकता है, तो भूपेश बघेल जी ने भी राहुल गांधी जी को लेकर के देख लिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग ही नहीं है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। चार